हाँ तो प्यारे छात्रों, एक बार फिर से आप लोगों का सक्सेस क्लासेस @44 में आप लोगों का स्वागत है। अगला सवाल समझने से पहले आप लोग एक बार कृपया करके सक्सेस क्लासेस @44 को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगला सवाल, नेत्र की स्वमंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? नेत्र की स्वमंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? एक लेंस कांच का होता है और एक लेंस हमारी आंखों में होता है। हमारी आंख का लेंस जो होता है, इसकी फोकस दूरी स्वतः अपने आप बदलती रहती है, लेकिन इसकी फोकस दूरी जो होता है वो नियत होता है। इसकी फोकस दूरी न घट सकती है न बढ़ सकती है। यदि घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोगों को उसके लिए दूसरा लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन ये ईश्वर के द्वारा जो बनाया गया नेत्र है, इसमें जिस लेंस का उपयोग किया गया है, उस लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती रहती है और इस दूरी को बदलने के लिए आंख के अंदर एक क्षमता होती है। आंख के अंदर एक क्षमता होती है, उसी क्षमता को कहा जाता है नेत्र की स्वमंजन क्षमता। हम इस बात को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि नेत्र की ऐसी क्षमता, अभी हमने समझाया कि नेत्र में एक क्षमता होती है जो नेत्र लेंस के फोकस दूरी को घटाते बढ़ाते रहता है, वस्तु के दूरी के अनुसार उसको व्यवस्थित करते रहता है। इसलिए इसकी परिभाषा हम लोग दे सकते हैं, नेत्र की ऐसी क्षमता, नेत्र की ऐसी क्षमता जिसके कारण इसकी या नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटती बढ़ती रहती है। नेत्र की ऐसी क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप घटती या बढ़ती रहती है, उसी क्षमता को नेत्र की स्वमंजन क्षमता कहते हैं। परिभाषा को एक बार फिर से सुन लें। नेत्र की ऐसी क्षमता, नेत्र की ऐसी क्षमता जिसके कारण, नेत्र की ऐसी क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस के, आंख के लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती रहती है, अपने आप बदलती रहती है या घटती बढ़ती रहती है, उसी क्षमता को कहा जाता है नेत्र की स्वमंजन क्षमता। मेरे विचार से आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इस परिभाषा को हम बोर्ड पर लिख देते हैं, इसको शीघ्रता से उतार लीजिएगा। हाँ तो प्यारे छात्रों, अभी हमने समझाया कि नेत्र की स्वमंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो अब मनुष्य के, हम लोगों के या और भी जीवों के आंख में एक ऐसी क्षमता होती है जिसके कारण नेत्र में जो लेंस लगा हुआ है उसकी फोकस दूरी अपने आप घटती बढ़ती है। उसी क्षमता को कहते हैं नेत्र की स्वमंजन क्षमता, जिसकी परिभाषा हम इस तरह से दे सकते हैं जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। नेत्र की ऐसी क्षमता, नेत्र की ऐसी क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती रहती है। नेत्र की इसी क्षमता को नेत्र की स्वमंजन क्षमता कहते हैं। अगला सवाल है, स्पष्ट दर्शन, दर्शन का मतलब देखने, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी से आप क्या समझते हैं? जैसा कि हम लोग अनुभव करते हैं कि यदि अगर किसी वस्तु को हम आंख के बहुत निकट कर लें, आंख के बहुत निकट कर लें, तो वो वस्तु हमें धुंधला दिखाई पड़ता है या स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर आंख से इतनी दूरी पर कोई वस्तु स्थित है, तो इसको यदि अगर हम लोग देखते हैं तो इसका प्रतिबिंब, इस वस्तु को हम लोग बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये वस्तु निकट होता जाता है और 25 सेमी से निकट हो जाता है, 25 सेमी से जहां और नजदीक जाते जाएगा, वह प्रतिबिंब धुंधला होते चला जाएगा। यानी यदि अगर कोई वस्तु 25 सेमी, आंख से 25 सेमी की दूरी पर स्थित है,
तो उस वस्तु को हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन 25 सेमी से दूरी घटने के बाद वस्तु का प्रतिबिंब जो है, वस्तु को देखना जो है वो धुंधला होते जाता है, वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते। और यही दूरी कुछ दूर बढ़ने के बाद भी हम लोग देख लेते हैं। लेकिन यदि अगर हम लोग आंख को इस तरह से देखें तो इसका ये भाग रेटिना कहलाता है, और वस्तु इस दूरी पर स्थित या किसी भी दूरी पर स्थित का प्रतिबिंब यदि अगर यहाँ पर रेटिना पर फोकसित करता है, वस्तु से आने वाली किरण इस लेंस के द्वारा रेटिना पर यदि अगर कट जाता है, मिल जाता है, फोकसित होता है, तो उस वस्तु को हम लोग साफ साफ देख लेते हैं। और यदि अगर ये रेटिना पर फोकसित नहीं होता है, रेटिना पर उसका प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, तो वो वस्तु हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ता। और 25 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु जो है हमें सबसे साफ दिखाई पड़ता। तो यहाँ पर लिखा हुआ स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, यानी स्पष्ट रूप से देखने की न्यूनतम दूरी से आप क्या समझते हैं? तो स्पष्ट दृष्टि, स्पष्ट दर्शन की दूरी होती है 25 सेमी। 25 सेमी पर ही स्थित वस्तु को हम सबसे अच्छा, सबसे साफ देख सकते हैं। और इसकी परिभाषा हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि जिस न्यूनतम माने कम से कम, तो कम से कम कितना हुआ 25, जिस न्यूनतम दूरी पर स्थित, यदि अगर इस वस्तु को खिसका कर थोड़ा हम और आगे कर दें तो ये वस्तु भी उतना स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगा जो यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, और दूर कर दें तो उसकी अपेक्षा वो और साफ नहीं दिखाई पड़ेगा। सबसे स्पष्ट जो है हमें 25 सेमी की दूरी पर वस्तु को रखने से दिखाई पड़ेगा। इस वस्तु को यदि अगर हम आंख से और निकट कर दें तो ये भी उतना स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगा जितना 25 सेमी की दूरी पर स्पष्ट रूप से दिखता है। इसलिए हम लोग स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी की परिभाषा किस तरह से देख सकते हैं कि जिस न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु, जिस न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के द्वारा रेटिना पर बनता है, जिस न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के द्वारा रेटिना पर बनता है, उसे स्पष्ट दर्शन की या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। परिभाषा के बाद आप फिर से समझें कि जिस न्यूनतम दूरी पर स्थित, क्या बोले फिर से सुन लीजिएगा, जिस न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु का अस्पष्ट प्रतिबिंब, जिस न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु का अस्पष्ट प्रतिबिंब नेत्र के द्वारा रेटिना पर बनता है, उसे स्पष्ट दर्शन की या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। जिस न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नेत्र के द्वारा रेटिना पर बनता है, उसे स्पष्ट दर्शन की या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। और इस स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी को शॉर्ट में हम लोग डी से डिनोट करते हैं, डी से सूचित करते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि इसे डी से सूचित किया जाता है और स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेमी होता है। इस बात को ऑब्जेक्टिव के लिए भी हम लोग याद रखें, प्रश्न में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि स्पष्ट दर्शन की, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो एक स्वस्थ आंख के लिए यह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी होती है। परिभाषा एक बार फिर से सुन ले, जिस न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब, जिस न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नेत्र के द्वारा रेटिना पर बनता है, जिस न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नेत्र के द्वारा रेटिना पर बनता है, उसे स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसे डी से सूचित किया जाता है और एक स्वस्थ आंख के लिए इसका मान 25 सेमी होता है। तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसका जवाब हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, शीघ्रता से इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, तो इस सवाल का जवाब हम लोग एक बार फिर से दोहरा ले। जैसा कि अभी हमने समझाया था कि जिस न्यूनतम दूरी पर स्थित
जो बातें अभी हमने समझाया था उन्हीं बातों को बोर्ड पर लिख दिया है। जिस न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु का जिस न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब जिस न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नेत्र के द्वारा रेटिना पर बनता है। इस बात को हम लोग समझ लें कि नेत्र के द्वारा कोई भी प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना पर बनता है। जिस न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नेत्र के द्वारा रेटिना पर बनता है उसे स्पष्ट दर्शन की या दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसे डी से सूचित किया जाता है। एक स्वस्थ आंख के लिए यह मान 25 सेमी होता है। हाँ, तो मेरे प्यारे छात्रों, अगला सवाल है सामान्य नेत्र यानी एक साधारण आंख, एक स्वस्थ आंख 25 सेमी से निकट रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख पाती? एक सामान्य आंख, एक साधारण आंख या एक स्वस्थ आंख भी 25 सेमी से निकट रखी वस्तुओं को साफ साफ क्यों नहीं देख पाते हैं? सवाल हमारा ये है। अब इसके बारे में हम लोग पहले समझे। जैसा कि अभी हमने अगला सवाल में बताया था कि कोई भी स्वस्थ आंख, सामान्य आंख सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब 25 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का बनाता है। इसी सवाल को उलट दिया गया कि 25 सेमी से निकट की वस्तु को हम क्यों नहीं देख पाते, साफ साफ वो हमें क्यों नहीं दिखाई पड़ता है। तो कारण समझे कि जैसा कि अभी हमने बताया था कि एक सामान्य नेत्र 25 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। अभी हमने समझाया था कि एक सामान्य नेत्र, एक स्वस्थ आंख 25 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट रूप से बनाता है। कितना दूरी पर? 25 सेमी की दूरी पर। यदि अगर कोई वस्तु हमारी आंख से 25 सेमी की दूरी पर है तो हमारी आंख उस वस्तु का बिल्कुल स्पष्ट प्रतिबिंब हमारे आंख के रेटिना पर बनाता है, जिसके कारण वो वस्तु हमें बिल्कुल साफ और स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। और जैसे जैसे वस्तु 25 सेमी, जैसे मान लिया जाए यहाँ आंख का लेंस है और यहाँ पर एक वस्तु है जिसको हम लोग देखते हैं, तो वस्तु से जाने वाली किरण ये उत्तल लेंस पर पड़ता है, क्योंकि हमारे आंख का लेंस जो होता है वो एक उत्तल लेंस होता है और उत्तल लेंस किरणों का अभिसारित करता है, जैसा कि हमने अगला क्लास में बताया था। तो ये किरणों को अभिसारित करके रेटिना पर फोकसित कर देता है, जिससे यहाँ की वस्तु का प्रतिबिंब हमें आप साफ साफ दिखाई पड़ने लगता है। लेकिन 25 सेमी से दूरी जब घटने लगता है तो ये आंख जो है इसका स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता। इसी कारण 25 सेमी से निकट रखी वस्तुओं को हम लोग साफ साफ नहीं देख पाते। तो इस तरह से इस सवाल का जवाब हम क्या देंगे कि एक सामान्य आंख 25 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। एक सामान्य नेत्र 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से कहाँ? रेटिना पर बनाता है। लेकिन ये दूरी घट जाने पर, 25 सेमी से दूरी कम हो जाने पर लेंस इसका प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से रेटिना पर नहीं बना पाता है। इसी कारण सवाल को अब रिपीट कर देंगे कि सामान्य नेत्र 25 सेमी से निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। चूंकि यहाँ पर 25 सेमी से निकट होता है तो इसका स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है, इसलिए वो स्पष्ट रूप से दिखाई भी नहीं पड़ता। तो अब इस सवाल का जवाब हम बोर्ड पर नोट कर देते हैं। हाँ, तो गाइज इस सवाल का जवाब जो अभी हमने समझाया था उसको बोर्ड पर नोट कर दिया है। इसको एक बार फिर से अब रिपीट कर देते हैं, थोड़ा ध्यान से देखोगे कि एक सामान्य नेत्र, जैसा कि अभी हमने समझाया था, एक सामान्य नेत्र या स्वस्थ आंख
के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेमी। एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी होती है और 25 सेमी से कम दूरी पर वस्तु यदि अगर स्थित हो, 25 सेमी से कम दूरी पर स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है। सवाल समझ में आ गया होगा कि एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी होती है और 25 सेमी से कम दूरी पर स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है। तो सवाल में यहाँ लिखा हुआ है कि 25 सेमी से निकट रखी वस्तु को हम स्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख पाते? तो 25 सेमी से कम दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट रूप से बनता ही नहीं है। इसी कारण बस सवाल को लिख देना है। हाँ, तो चौथा सवाल, दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? दृष्टि दोष मतलब देखने से संबंधित दोष। दृष्टि दोष का मतलब देखने से संबंधित दोष। कभी कभी हम लोग देखते हैं या तो महसूस करते हैं कि उम्र ढलने के साथ या आंख में किसी दोष के आ जाने के कारण, नेत्र की स्वमंजन क्षमता बिगड़ जाने के कारण निकट में स्थित वस्तु यदि अगर आंख से निकट में 25 सेमी की दूरी पर भी स्थित है तो वो वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता, अर्थात उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूर में स्थित वस्तु का भी प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है और वो वस्तु हमें साफ साफ नहीं दिखाई पड़ता। तो इस तरह से दोष जो है आंख में मुख्य रूप से दो तरह के आते हैं। ऐसे तो दृष्टि दोष 4 तरह के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये दृष्टि दोष जो होता है ज्यादा जो हम लोग को देखने को मिलता है वो एक निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष। और जब आंख में दोष आ जाता है तो ये निकट वाला और दूर वाला, ये बिंदु निकट वाला है, यहाँ का भी प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, या दूर में जो बिंदु है यहाँ पर दूर में स्थित वस्तु, इसका भी प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता। तो कुछ कारण से ऐसा होता है जिसके कारण नेत्र जो है निकट में स्थित वस्तु या दूर में स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता। कई कारणों से निकट में स्थित वस्तु, नेत्र जो है निकट में स्थित वस्तु या दूर में स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता है, तो इसी दोष को कहा जाता है दृष्टि दोष। क्या जवाब देंगे इसका? कई कारणों से नेत्र निकट में स्थित वस्तु या दूर में स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता। कई कारणों से नेत्र निकट में स्थित वस्तु या दूर में स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता है, तो इसी दोष को कहा जाता है दृष्टि दोष। समझ गए होंगे? फिर से एक बार देख ले। कई कारणों से, कारण फिर हम बाद में बताते हैं। कई कारणों से नेत्र निकट में स्थित वस्तु या दूर में स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता, तो आंख के इसी दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। हाँ, तो गाइज मैंने अभी जो सवाल समझाया था दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, तो बताया था कि कई कारणों से नेत्र निकट में स्थित वस्तु, कई कारणों से नेत्र निकट में स्थित वस्तु या दूर में स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता। कहाँ कहाँ? निकट में स्थित वस्तु और दूर में स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता है। आंख के इसी दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। अगला सवाल,
दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके कारणों का उल्लेख करें। दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके कारणों का उल्लेख करें। इसमें कभी कभी सवाल में जोड़ देता है दूरदृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर किया जाता है। और एक कभी कभी अलग से सवाल पूछ देता है कि दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है। तो पहले हम लोग समझे कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इसको कैसे दूर किया जाता है। दूरदृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर किया जाता है और इस दोष के क्या क्या कारण हैं। तो अभी हमने समझाया दृष्टि दोष कि कई कारणों से आंख निकट में स्थित वस्तु या दूर में स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता, तो आंख का यही दोष कहलाता है दृष्टि दोष। और वही दृष्टि दोष में एक है दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष में जैसा कि पता लगता है नाम से कि दूरदृष्टि दोष मतलब दूर में देखने में दोष, दूर की वस्तुओं को देखने में दोष। तो ये प्रश्न के विपरीत होता है। दूरदृष्टि दोष का मतलब दूर की वस्तु साफ साफ दिखना। ऐसा नहीं कि दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ेगा, ये जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है। दूरदृष्टि दोष में दूर की ही वस्तु साफ साफ दिखता है, नजदीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखता। दूरदृष्टि दोष में कहाँ की वस्तु साफ दिखता है, दूर की वस्तु। कहाँ का नहीं दिखता है, नजदीक का। तो नाम के अनुसार हम लोग को नहीं जाना है, दूरदृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु साफ साफ दिखना, निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखना। तो इसकी परिभाषा हम लोग देख सकते हैं कि जिस दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है, जिस दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है, उसे दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष, इसी को हम लोग दीर्घ भी कह सकते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष। क्या बताए परिभाषा, फिर से एक बार सुन ले। जिस दृष्टि दोष में दूर की वस्तु, जिस दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है, या इसी को हम लोग कह सकते हैं स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। और स्पष्ट प्रतिबिंब जब रेटिना पर बनेगा तो हम उसको साफ साफ देखेंगे। इसलिए हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है लेकिन निकट में स्थित वस्तु का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। फिर से सुन ले, जिस दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है लेकिन निकट में स्थित वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब इस दृष्टि दोष को दूर करने का उपाय क्या है कि यदि अगर कोई आंख में दूरदृष्टि हो गया, दोष हो गया, यानी वो निकट में स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पा रहा है, तो उसको दूर करने के लिए चश्मा में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त फोकसांतर का, कोई भी फोकसांतर का हम लोग लेंस लगा देंगे तो दूरदृष्टि दोष दूर नहीं होगा। वो दोष को देख करके लेंस जांच करके तब उस लेंस को चश्मा में लगाया जाता है। इसे दूर करने के लिए चश्मा में किस लेंस का, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जो निकट से आने वाली वस्तुओं को थोड़ा सा अभिसारित करके और रेटिना पर प्रतिबिंबित कर देता है। तो समझ गए होंगे कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग, उत्तल लेंस का उपयोग। ऑब्जेक्टिव में भी ये सवाल पूछ देता है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यवहार किया जाता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस या समतल या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, इस तरह से ऑप्शन दे करके पूछा जाता है। तो उसका सटीक जवाब, सही जवाब क्या होगा, उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, चश्मा में उपयुक्त फोकसांतर का उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। तो अब हम इसका जवाब लिख रहे हैं। हाँ, तो इस सवाल का जवाब
कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर किया जाता है। तो समझाया था अभी हमने कि जिस दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है लेकिन निकट में स्थित वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है, उसे दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। इसे दूर करने के लिए चश्मा में उपयुक्त, थोड़ा सा यहाँ सा मिस हो गया, फिर से लिख रहे हैं, उपयुक्त फोकसांतर का उत्तल लेंस व्यवहार किया जाता है। फिर से देख लें, जिस दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है लेकिन निकट में स्थित वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है, उसे दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। इसे दूर करने के लिए चश्मा में उपयुक्त फोकसांतर का उत्तल लेंस व्यवहार किया जाता है। चलो अगला सवाल बचा हुआ है कि इसके कारणों का उल्लेख करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम निम्न कर देंगे, इसके निम्न कारण हैं या निम्नलिखित कारण हैं। अब कारण को जरा से हम लोग समझें। नेत्र लेंस और ये हमारा रेटिना, इसका नेत्र गोलक जो है ये छोटा हो जाता है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। नेत्र गोलक को आवश्यकता से अधिक छोटा हो जाना जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना, ये एक पहला कारण है। और दूसरा कारण है नेत्र लेंस को आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, नेत्र लेंस को आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। पहला कारण नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाना। और दूसरा कारण है नेत्र लेंस को आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना जिससे इसकी फोकस दूरी बढ़ जाना। जब कोई भी लेंस पतला हो जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है। मोटा होने के बाद जैसा देखें, यदि अगर ये मोटा रहता है तो ये कम छोटा बड़ा गोला बनता है। इसको यदि अगर हम लोग गोलाकार रूप दें तो ये दूरी जो है इसका फोकस के बीच की दूरी ये माने घट जाता है। और यदि अगर पतला रूप धारण कर लेता है तो इससे हम लोग एक बड़ा आकार का गोला बना सकते हैं। यानी इसकी फोकस दूरी पतला होने से फोकस दूरी बढ़ता है, मोटा होने से घटता है। तो इसमें दो कारण होता है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाना। दूसरा कारण नेत्र लेंस को आवश्यकता से पतला हो जाना जिसके कारण इसकी फोकस दूरी बढ़ जाना। कितने कारण? दो कारण, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाना। दूसरा कारण नेत्र लेंस को आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना जिससे लेंस के फोकस दूरी का बढ़ जाना। कितने कारण? दो कारण। अब दोनों कारण हम लिख देते हैं, फटाफट नोट कर लीजिएगा। तो इस सवाल का दूसरा हिस्सा, इसके कारणों को अर्थात दूरदृष्टि दोष के कारण क्या क्या कारण है। तो इसके दो कारण हैं, नेत्र गोलक का आवश्यकता से अधिक छोटा हो जाना जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाना। दूसरा कारण नेत्र लेंस को आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना जिससे नेत्र लेंस का फोकस दूरी बढ़ जाना।